हेलो हेलो। चलिए तो आज जो हमारा लाइव सेशन होने वाला है BPSCT 133 का, उसको बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे जून 2025 के PYQ से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। देखिए, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो ग्रेडियंट का है और ये बार बार आता है आपके एग्जाम्स में। इसीलिए जो जून 2025 का क्वेश्चन पेपर अभी हम करेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। और किसी ने मेरे से पूछा था कि सर स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी करा दो कंप्लीट। तो चलिए बिना टाइम के बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ भाई, सच में लाइव हैं हम। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। अब इसका हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट कैसे निकलता है, किसका निकलता है, ये ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया था। ग्रेडियंट एक स्केलर फील्ड पे अप्लाई करते हैं तो उस स्केलर को वेक्टर बनाता है, याद है ना। और ग्रेडियंट करते कैसे हैं, तो उसका एक रफ आइडिया हमने लिया था कि हम किसी भी स्केलर फील्ड को सिंपल डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसका ग्रेडियंट इजीली फाइंड हो जाता है। ठीक है, चलिए फाइंड करें इसका ग्रेडियंट। आ जाओ, कोई फाइंड कर दें तो आंसर फटाफट मुझे बता दो, हम उसको करते रहेंगे आगे। जब हम ग्रेड को लिखते हैं यानी डेल ऑपरेटर को, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। जो भी इसका स्केलर फंक्शन है वो कौन है, 2y साइन z माइनस XY। ओके, और ये i कैप। फिर इसको हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, वो भी पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है। और पार्शियल डेरिवेटिव कब करते हैं, फटाफट बता दो। हम सब लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं जब कोई भी एक जो ये फंक्शन देख रहे हो वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है ना। 2y साइन z माइनस XY j कैप। और अब इसी को हम z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अभी हम सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं जो अपने को एग्जाम में जिस पैटर्न में काम करना है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न। अब उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बन जाएगा और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। इसको करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। तो यहां बचेगा माइनस वाई आई कैप, क्योंकि y रहेगा साथ में कांस्टेंट, क्योंकि वो x के साथ है। y के साथ करेंगे, देखो अगर इसको पूरे ध्यान से देखो तो यहाँ y एज ए वेरिएबल जो हम करेंगे, और लेकिन ये 2 और साइन z एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्लस 2 साइन z एज ए कांस्टेंट बाहर आ चुका है। और जब y का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सेम y के रिस्पेक्ट में 1। वहां करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव करेंगे वो आ जाएगा सिंपल x j कैप। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? उसको देखो जरा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y एज ए कांस्टेंट आ जाएगा, साइन z को करेंगे तो cos z आ जाएगा, है ना। और वहां पर तो x y दोनों कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, बचेगा केवल k कैप। अब इसने बोला कि ये पॉइंट हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, ये जो 1 है वो x की वैल्यू है, 2 y की वैल्यू है और π/6 z की वैल्यू है। तो एक एक करके पुटअप कर लो, वैल्यू कितना आने वाला है आंसर। y की जगह पे रखेंगे 2 तो आ जाएगा -2i कैप। नेक्स्ट 2 साइन z कितना है, π/6, और π/6 को डिग्री में बोलो कितना होता है फटाफट। π/6 कितना होता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री, और साइन 30 बोलो 1/2, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, है ना, माइनस में x कितना है 1, या और ये j कैप, ये तो काट लो तो भी 1 आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 y कितना है, अगेन इट इज 2, बट cos z cos 30 कितना होता है, तो होता है √3/2 k कैप, हाँ कि ना, एग्जैक्टली। तो कितना बचेगा, मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, जो हमारे पास आंसर फाइनल बच रहा है वो बचेगा -2i कैप। ठीक है, ये बचेगा 1 - 1 0, वो यहां से एक 2 कैंसिल, तो 2√3 k कैप प्लस 2√3 k कैप, हाँ कि ना। तो ये हम बचेगा हमारे पास ग्रेडियंट। ओके, चलो इस क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट देखें क्या ग्रेडियंट के बाद। देखो ग्रेडियंट निकालना सबको आता है और क्यों कैसे निकालते हैं भी पता होना चाहिए ना, कि ये स्केलर पे वर्क करता है, इट कन्वर्ट्स इनटू वेक्टर, है ना। ठीक है, 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा, डन। नेक्स्ट, अच्छा लाइन इंटीग्रल, इस पार्ट को हमने ऑलरेडी एक बार और किया हुआ है,
मैंने जो पिछली वीडियो डाली है, एक बार दोबारा से करते हैं इसको, देख लो क्वेश्चन कैसे 2 बार रिपीट हो चुका है ना। चलो लाइन इंटीग्रल में करते हैं इसको सॉल्व। सो वी नो कैसे करेंगे लाइन इंटीग्रल, तो आंसर है एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, है ना। लेकिन यहां पर हमारे पास डीएल की जगह पर हम यहां पर कंसिडर करेंगे डी आर वेक्टर। हाँ वैसे तो एफ डॉट डीएल ही करते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी इसको कैसे सॉल्व करना है हम बस उसको एक एक करके स्टेप देखते हैं ना। हमारे पास जो लेंथ का वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो आर है। तो पहले हम एफ वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो आगे देखेंगे इसके बाद हमें कैसे करना है। सो अब जैसे आपको यहाँ पर एफ वेक्टर दिया हुआ है राइट ना हमें, अब जो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब है, जरा उसको थोड़ा सॉल्व कर लो। आर वेक्टर तो हम जानते हैं कि वो ये दिया हुआ है ना। आर क्यूब कितना होगा, इस बात को जरा समझ लो। देखो यहां पर सॉल्व कर ले चाहता है ना। आर वेक्टर कितना है हमारे पास, सो यू विल से कि सर ये है टी आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस टी के कैप, है ना। जो क्वेश्चन कहेगा अपन वही करेंगे। उसके बाद बताओ हम इसमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, और जब सारे के सारे ऑर्थोगोनल है आई जे के वेक्टर, इसका क्यूब निकालेंगे तो कैसे आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 3t स्क्वायर। जब हम इसको निकालेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा, t रूट 3। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास r, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, क्यूब करोगे तो t का तो हो जाएगा क्यूब, और रूट 3 का क्यूब करेंगे तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो बन जाएगा 3 रूट 3, 3 रूट 3, ये आ जाएगा r, है कि नहीं। बिल्कुल, ये हमारे पास इतना टास्क हो चुका है। अब बताइए डी आर, जो हमने डी एल लिखा है इसको हम डी आर कर सकते हैं ट्रीट, ओके ना, क्योंकि लेंथ वेक्टर है वो। अब डी आर कितना होगा, जरा इसको डेरिवेटिव करके निकालते हैं। डी आर बाई डी टी कितना आने वाला है, सो लेट्स बी सी। अगर इसको हम टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे, देखो हमें क्या क्या निकालना है और क्यों निकालना है। आर वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं किसके लिए कर रहा हूं सॉल्व। एफ वेक्टर हमें इस तरह से गिवन है, आर वेक्टर डिवाइड में आर क्यूब, ओके। आर वेक्टर ऑलरेडी हमें पता था तो हमने इसमें ज्यादा कोई खास कैलकुलेशन नहीं करी। इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है तो हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाला फिर उसका क्यूब कर दिया, ओके। लेकिन साथ में यहाँ डी आर भी तो है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना वो कितना है। तो डी आर बाई डी टी, इसको आर को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा आपका डी आर बाई डी टी, डी आर वहां से आ जाएगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। इसको टाइम के साथ ही, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है ये, ओके। तो इस तरह से आ जाएगा। डी आर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप और डी टी, है ना, वो डी टी आ जाएगा, ओके ना। तो हमारे पास ये भी आ गया। डी आर कितना है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। डी आर भी आ चुका है और आर क्यूब भी आ चुका है। अब अपने मेन फॉर्मूले में रख के इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन, है ना। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल करेंगे इंटीग्रेट, तो एफ वेक्टर कितना है, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, दैट इज आर वेक्टर ये रहा, वो हो जाएगा टी आई, और टी सब में से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, आई प्लस जे प्लस के कैप, है ना। आर क्यूब कितना है, ये रहा 3 टी क्यूब रूट 3, डॉट में डी आर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला आई प्लस जे प्लस के कैप और डी टी, सही है ना। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज हमें पता है भाई। आई के साथ आई की मल्टीप्लाई, जे के साथ जे की मल्टीप्लाई, के साथ के की मल्टीप्लाई, ऐसे तो करते हैं ना। चलो तो क्या आएगा इसका आंसर बता दो, ये आ जाएगा टी, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा। और लिमिट देखो यहां पर हमें वही गिवन है 1 to 2, है ना। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये हमें गिवन है। टी की जो वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट ये हमने रख दी है ना। तो कितना आ जाएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टी, और इसको मल्टीप्लाई कर देखो टी तो सेम रहेगा ना। अब ये कितना बचेगा हमारे पास, आई प्लस आई, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 3 बन जाएगा, है ना, और डी टी साथ में रहेगा। देखो भाई आई से आई की मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो बन जाएगा 3, और डी टी का डी टी ये वाला साथ में रहेगा, डिवाइड में 3
t³ √3। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा t²। तो फाइनली हमारे पास जो बचा वो आ जाएगा √3 आ जाएगा बाहर, और लिमिट आपको पता है कितनी है, 1 to 2। ओके, और कितना बचेगा यहाँ पर, t²। t² को जब ऊपर लिख लोगे तो आ जाएगा -t²dt। अब यहां से आगे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है यार, इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसकी पावर में एक ऐड करो, वही पावर डिवाइड में लेकर आओ। सही है बात। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ फटाफट कितना आंसर आता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, ठीक है आपने निकाला है, करेक्ट होगा। कोई समस्या आई तो आप हमें बताइए, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं एक बार। देखो ये जो क्वेश्चन है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी मान के चलो एक वायर है, या एक स्फेरिकल शेप है, कोई स्फीयर है, या कोई एक रेक्टेंगुलर बड़ी सी सीट है, अगर वहां हम चार्ज दें तो वो चार्ज पूरी सीट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अब टोटल चार्ज कितना है हम ये बात नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बहुत लार्ज सीट है। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट सीट होती नहीं है, बट थियोरेटिकली हम उसको इनफाइनाइट लार्ज सीट की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए हम ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस टॉपिक के साथ कहानी क्या जुड़ी हुई है एक बार उसको देखिए। अ गॉसियन सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, उसकी रेडियस दी गई है एंड हाइट दी गई है ना। गिवन डाटा क्या है भाई, रेडियस दैट इज 1 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर। ये क्वेश्चन में रिपीटेड है। देखो 2025 में ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो आपके जो अब एग्जाम होगा उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस के आने के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस के चांस बढ़ जाते हैं। इनक्लूसिव ऑफ फ्यू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, उसमें जो सिलिंड्रिकल शेप है उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं। अब इन्होंने अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस इज नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। अब एक बात समझना, ऐसा एक पार्ट आपने 12th में किया होगा, मैं समझा देता हूं 12th में आपने क्या किया होगा। 12th में ऐसा किया होगा कि एक गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल शेप में, अब उससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने पढ़ी होगी सर, वो ऐसे ऐसे इस तरह से जा रही होगी, है ना। और इसके साथ जो इस सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसे होता है, यहां तो इसी तरह से होगा, होगा नहीं होगा। किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होता है, इस बात को एक एग्जांपल समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो ये जो बोतल है ना, अब इस पहले बोर्ड को देखना, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे निकलता है। तो मैंने कहा कि देखो यार ये एक सरफेस है, कोई स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, तो ये थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा है ना इस सरफेस के नॉर्मल, दैट इज एरिया वेक्टर। तो किसी भी सरफेस पर जो नॉर्मल होता है वो उसका एरिया वेक्टर शो करता है। तो ये इसका एरिया वेक्टर, यहां से ये इसका एरिया वेक्टर होगा, यहां से ये एरिया वेक्टर होगा, यहां से ये एरिया वेक्टर होगा, होगा नहीं होगा। तो इसलिए जो मैंने ऑरेंज लाइन से बनाया ये एरिया वेक्टर है, और यहां पर एरिया वेक्टर कहां पर होगा, ऊपर की तरफ, यहां कहां होगा, नीचे की तरफ। तो 12th में हमने पढ़ा है कि देखो तो जो एरिया वेक्टर आपने 12th में इस तरह से पढ़ा होगा। अब यहां पर केस आप ये जानते हो कि 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ही थी, राइट ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी तो आप एक चीज 12th में कर चुके हो कि सर जब हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इट कम्स टू ईडीएस कॉस थीटा। ओके, अब ये होता है, अब यहां पर देखो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है एंगल। तो 12th की क्लास में जब आपने इसको सीखा होगा तो यहां cos 90 करके जीरो किया होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां जीरो, बस यहां पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक दूसरे के ना, तो इसलिए वो यहां पर बनेगा cos 0 1, तो यहां से बचती है। 12th में केवल आपने इस सरफेस से पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां थोड़ी सी इसने अज्यूम कर ली बात। वो अज्यूम क्या कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस इज नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस, यानी कि ये सरफेस चाहे कोई सी भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह नॉर्मल है, ठीक है। इसलिए हमें वो पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हम जो 12th में एनालॉजी हमने पढ़ी, एनालॉजी, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या चीज हमें चेंज करेंगे, तो आंसर है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी और यहां पर भी ऐसे होगी, तो एरिया वेक्टर कहां बन रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है कि सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये इस तरह से, है ना। तो यहां पर हमारे लिए कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ओके, यहां पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो हमें हर पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ओके ना, चलो करें कैलकुलेट। ओके, आ जाइए भाई। तो क्या निकालना है वैसे, कैलकुलेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
मेरे को बता सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो हम अगर चार्ज निकालने हैं तो वॉल्यूम तो हम इसका निकाल ही लेंगे, कितना बनेगा, है ना। तो हम पहले चार्ज निकालते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, और चार्ज कैसे निकालेंगे बता दूंगा। लेकिन जिसको अब एग्जाम में आप कभी भी करो तो ये चीज याद रखो कि अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल करने जा रहे हो, सबसे पहले जो चीज आपसे पूछी गई है, इसमें क्या पूछा गया? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो चीज पूछी जाए पहले उसका फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले के साथ एनालाइज करो कि होगा कि नहीं होगा। तो हमने इस फॉर्मूले में देखा सर ये निकालना है, वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें वॉल्यूम तो नोन है क्योंकि भाई हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, ओके ना। तो चार्ज निकालें। अब वो कैसे निकालेंगे चार्ज? इसके लिए हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। और ये मुझे पता है कैसे चला, क्योंकि भाई चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? एक तो करंट का है I इक्वल्स क्यू बाई टी, दूसरा है ईडीएस इक्वल से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये सारे फॉर्मूले हैं, इसीलिए हम इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास वो टास्क आ जाए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ई ds, और हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, चाहे वो ऊपर सरफेस हो चाहे नीचे सरफेस हो, है ना। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलोंग है। तो यहां पर एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग वो इस तरह से चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, है ना। इसके दो पार्ट होते हैं। गॉस लॉ क्या है मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको ये पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। ये होता है गॉस लॉ कि क्यू इनक्लोज विद इन द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम सबसे पहले एलएचएस कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गो फॉर आरएचएस, ओके। और यहां पर आप जानते हो कि जब उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरी गॉसियन सरफेस पे नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर के अलोंग होगी, और एंगल कितना बनेगा? 0, देन होल थिंग विल बी 1। तो अब बचेगा ईडीएस। अब सरफेस एरिया कितना बोलोगे उसका जब इंटीग्रेट करोगे? तो आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया, वो कितना है? एक तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा, दूसरा दो सर्कल का एरिया, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, है ना। अच्छा, इसको कैलकुलेट अगर कर लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? तो E, इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2 पाई आर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? H प्लस आर, ठीक है। H प्लस आर बचेगा। ये हमने ऑलरेडी एक बार किया भी है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यार ये ना आप मेरे से सबसे पहले कर लोगे आप। तो ये वैल्यू आपके पास बचेगी। मैं आपको अगर इसका एक आइडिया दूं कि करना कैसे, तो आप अटेम्प्ट करोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। मैं इसका आइडिया दे देता हूं, चलो। अब देखो जैसे ये पार्ट आ गया, आपको E की वैल्यू पता है कितनी है, आपको R की वैल्यू पता है कितनी है, आपको H की वैल्यू पता है कितनी है। इसमें वैल्यू रख कर आप इस LHS का जो पार्ट है पूरा कैलकुलेट कर लो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो हमारे अभी काम का नहीं है इसकी यूनिट। आप लेफ्ट हैंड पार्ट में जो भी वैल्यू आएगी इसको निकालेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ले जाओ। जब क्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो जो भी इसका आंसर आया ये वाला E 2 पाई आर H प्लस आर, जो भी इसका आंसर आएगा वैल्यू रख के, उसमें आप ये नंबर मल्टीप्लाई कर देना और राउंड ऑफ कर लेना। 8.85 को 9 कर सकते हो आप, ओके। राउंड ऑफ चलेगा बिकॉज एग्जाम में टाइम भी बचाना है, ओके ना। ओके, हाँ, टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12, ओके। तो जब Q आ जाएगा तो अब आप इसमें Q की वैल्यू पूरी इवेल्युएट करके सिंपल ये रख लो और बताओ मेरे को कि जब ये वैल्यू पूरी आएगी तो वॉल्यूम कितना होता है एक सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। किसी का भी वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस का एरिया क्या है? सर्कल पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ओके ना। इसको पहले किया हुआ है मैंने, इसलिए मैं चाहता हूं कि यार ये आप सब कर दो सॉल्व, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा आई नो, बट आप टाइम लो, प्रैक्टिस देखो कैसे हो रही है कैसे नहीं। और अगर टाइम लग रहा है तो सॉल्व जल्दी जल्दी कैसे करें, एक बार वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने इसको डाला हुआ है, ठीक है। चलो आगे करते हैं ना। हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर कैरीज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर। तो आपको न्यूमेरिकल करने की टेक्निक मैंने दी हुई है, वो कैसी है कि पहले गिवन डाटा लिख लो भाई, करंट कितनी है? 20 एम्पियर, ओके फाइन। नेक्स्ट, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर। दैट इज की जो डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर की है, 0.30 है, 3 मीटर एक ही बात है। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, एक स्ट्रेट वायर से, लॉन्ग पड़ेगा ना, चलो शॉर्टकट में करते हैं। देखो शॉर्टकट फास्ट, ताकि एग्जाम में याद रहे आपको। ये करंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पी पॉइंट पर, है ना, क्रॉस बनो चाहे कुछ भी। अब यहाँ लगा दो डायरेक्ट एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ लगा दो। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, तो आप बोलेगे सर BDL cos थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। मैं सही कह रहा हूं ना? अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में आती है ना, तो वो सर्कल में आएगी। ये लूप भी कैसा है, सर्कल में। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस पाथ में, उसी पाथ में इसका लूप भी है, यानी कि DL। तो DL और B ये दोनों एक दूसरे के अलोंग है ना। ये हमने लूप सर्कल में बनाया है, तो छोटा वाला पार्ट भी सर्कल का आएगा, सर्कल सर्कल छोटा छोटा पार्ट बनेगा। तो वो जीरो, मतलब cos जीरो कितना होता है 1। तो B निकालोगे तो DL को इंटीग्रेट करोगे आप, DL को इंटीग्रेट करो तो कितना बनेगा, छोटे छोटे DL जोड़ोगे सर्कल में कितना बनेगा 2πr, तो बन जाएगा 2πr और कितना बनेगा म्यू नॉट आई। अब B निकालोगे तो 2πr डिवाइड में आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला बनेगा? बिल्कुल सर, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आएगा कि नहीं आंसर, चलो वो पता कर लो। मैं बोलता हूं आपसे कि क्वांटिटी कितनी है, आप बोलोगे सर 1 2 3, ये कांस्टेंट है, इसको रहने दो, ये भी कांस्टेंट कांस्टेंट है। तो हमारे पास 3 क्वांटिटी है, एक को निकालना है, हमें आई दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। यार देखो 1 2 3 में से हमें 2 ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो एक तो निकल ही जाएगा फिर इसी फॉर्मूले से। तो एक क्वांटिटी निकालने के लिए हमें इसी एक फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ठीक है, अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, यू विल से सर 4π टाइम्स 10 to the power -7, ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद है तो ठीक है ना, तो म्यू नॉट लिख देना। ओके ना? ओके, करंट की वैल्यू कितनी है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर वैल्यू रख देते हैं। देन 2π और r कितना हमारे पास 0.3। चलिए इवेल्युएट कर ले, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और अभी इसको इवेल्युएट कर देंगे, कितना आएगा, करंट हमने ठीक रखा 20 एम्पियर, हाँ, तो ये आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40। अभी चलो पॉइंट भी अगर हटा लें तो ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 टाइम्स 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर 3 से डिवाइड करने जाओ तो पहले मैं कहता हूं 400 को 4 टाइम्स 10 to the power 2 में कन्वर्ट कर लो। हाँ अच्छा चलो 4, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 की पावर 2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5, फाइन, डिवाइड में 3। और जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, फटाफट करके बता दो यार डिवाइड। तो 3 1 3, 1.0, 3 3 9, तो 1.3 के अराउंड ये इस तरह से इसका आंसर आता जाएगा टेस्ला में। बोलो आया समझ में कैसे किया मैंने? बिल्कुल, अगर ये चीज आ गई समझ में तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कि कैसे किया गया है। ओके ना, राइट। अच्छा 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सेम एनालॉजी होगी हमारी। ओके सो यहां पर पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। अ टिपिकल इग्निशन कॉइल ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ओके, and supplies an EMF of 25 kilovolt to the spark plugs. If the current in the two coil is interrupted every 0.08 millisecond, so what is the mutual inductance? देखो क्वेश्चन समझना आप बात ध्यान से। अगर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस से है, इस क्वेश्चन की जो वर्डिंग है देखो, ऐसा होता है कि अगर 2 वायर हैं और उन 2 वायर को हम यहां पर बोलते हैं कि वो दोनों आपस में म्यूचुअली जुड़ी हुई हैं, कि अगर एक वायर में करंट चेंज होगी तो दूसरे वायर में उस चेंजिंग करंट की वजह से यहां पर भी एक मतलब करंट इंड्यूस होगी, राइट ना। वी नो कि चेंज, यहां पर करंट चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो वहां पर एक करंट इंड्यूस होगी। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, और वही हमें देखना है कि वो करंट जो इंड्यूस होगी वो कैसे बात बनेगी। और टिपिकल इग्निशन कॉइल है, वो कौन सी कॉइल है, ये वाली मान लो। इसमें करंट जाता है 2 एम्पियर का, और सप्लाई हम देते हैं जो 25 किलोवोल्ट की EMF की। अच्छा इतनी सप्लाई देते हैं किस लिए, ताकि वहां पर स्पार्क बने। अच्छा उस स्पार्क से जो भी होगा, क्या होगा कि भाई यहां पर कोई गाड़ी स्टार्ट करनी होगी, जैसा होता है ना कभी हम किसी बाइक को या गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए स्पार्क चाहिए होता है। अब इस आगे कहा है कि इफ द करंट इन द टू कॉइल इज इंटरप्टेड एवरी 0.08 मिलीसेकेंड, तो अब यहां पर जो करंट को हम समझ रहे हैं, भाई देखो इंटरप्ट का मतलब है कि करंट को रोका जा रहा है। अगर यहां से करंट बन रही है इनिशियली, मान के चलो कि इनिशियली जो करंट बन रही है वो 2 एम्पियर बन रही है, तो फाइनली जो करंट को इंटरप्ट कर रहे हैं वो 0 एम्पियर बनती है, राइट ना।
अब ऐसे में इसको इंटरप्ट करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज वह है 0.08 मिली सेकेंड। ये चीज गिवन है हमारे लिए, है ना। अभी क्या निकालना है हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले उसका फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। सबसे पहले जो डाटा है गिवन उसको लिख लो अच्छे से। सो ये बन जाएगा 0.08 मिली को लिख सकते हैं 10⁻³ सेकेंड्स, और एक्यूरेट लिखें तो ये 8 लिख सकते हैं, इसको हम पॉइंट हटा के, है ना। कैसे लिखेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻² से भी मल्टीप्लाई, यानी प्लस से माइनस से डिवाइड भी, है ना। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, क्योंकि ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई उस नंबर से डिवाइड, है ना। और ये दोनों आपस में बन जाएंगे 10⁻⁵ सेकेंड्स। तो इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। राइट, तो अब आगे देखिए, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर वो होता है EMF इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है। चलिए, अगर हमें M की वैल्यू निकालनी है तो क्या आपको EMF गिवन है, बिल्कुल, वो 25 किलो वोल्ट उसने बोला हुआ है, तो ये हो जाएगा 25 10⁻³ वोल्ट, है ना। अच्छा, करंट का चेंज, हाँ हमें वो भी पता है कि सर फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 2 एम्पियर। यहां पर एक माइनस भी आता है, अभी हम उसका केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी, इसलिए माइनस को इग्नोर कर रहे हैं हम। तो यहां पर जो करंट में चेंज है वो कितना है, 2 एम्पियर है। टाइम में कितना है हमारे पास, 0.08, तो यानी कि हमें ये भी गिवन है, एक अननोन है और उसको हम निकाल सकते हैं, ओके ना। सो M की वैल्यू कितनी आएगी अब निकालेंगे तो, आप बोलेंगे सर E के साथ dt मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो करंट है वो डिवाइड में आ जाएगी। EMF कितना है, 25 किलो का मतलब 10⁻³ और करंट कितनी है बोलो, इसका चेंज है 2 एम्पियर, ठीक है। एक बार देख लो, EMF की वैल्यू ये रही 25 10⁻³, जो टाइम है, टाइम मुझे टाइम लिखना है एक्चुअली यहां पर, हाँ टाइम बता दो कितना है हमारे पास जो लिया जा रहा है, 8 टाइम्स 10⁻⁵, 8 टाइम्स 10⁻⁵, और जो करंट का चेंज है वो है 2 एम्पियर। कितना आया बता दो, इसको काट लो, 4 आ जाएगा ना, 25 4 से 100, 10⁻², और 10 की पावर ये 2 बोलते हैं इसको, तो कितना बन जाएगा 10⁻�0, और 10⁻�0 को 1 बोलते हैं, तो 1 हेनरी, ये आएगा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ओके, अब किसी ने स्टोक्स थ्योरम का जो पार्ट था मेरे से बोला था कि सर डाउट में बता देना, तो चलिए फिर आज इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसे स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। रियलिटी में होता यह है कि सर देखिए, हमारे पास ना एक लाइन इंटीग्रल, पहले आपको मैथमेटिकल भाषा समझा देता हूं, फिर थोड़ी प्रैक्टिकल भाषा को समझेंगे। A.dl, ओके। हम स्टोक्स में बोलते हैं कि सर इसको अगर आप सरफेस इंटीग्रल करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, है ना, कर्व सरफेस के लिए, और तब इसको हम लिख सकते हैं इसका कर्ल की फॉर्म में, और साथ में इसका ये एरिया वेक्टर। और इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं, और जो आगे स्टेप मैं बढ़ा रहा हूं उसको देखना ध्यान से, वो फ्लैट सरफेस के लिए फॉर्मूला सेम होगा। और ये स्टोक्स की स्टेटमेंट भी है कि आप जो चीज कर्व सरफेस के लिए निकाल रहे हो वो फ्लैट सरफेस के लिए भी सेम होने वाली है। कैसे होगी बता दूंगा मैं भी, है ना। चलो, ये तो इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि हम स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे और इसके बेसिस पर जो हमें इवेल्युएट करना है वो हम कर सकते हैं, राइट ना। इंटीग्रल इसका कैसे काम करता है, हेलो 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 स्नेहा जी, हेलो। देखिए, स्टोक्स थ्योरम कैसे वर्क करती है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। मैं आपसे बात कहता हूं कि एक कढ़ाई है ना, घर में आप खाना वाना बनाते हैं, अब नहीं बनाते चलो कोई बात नहीं, एक कढ़ाई है। अब उस कढ़ाई में आप एक बात सुनो, इसको ना ऊपर से हमें ढकना है, ऊपर से हमें इसको कवर करना है ऐसे करके। अब ऊपर से आपने इसको कवर कर दिया, मैंने कहा बहुत सही है, इसके सारे पार्ट को। अब बात को समझते रहना साथ साथ, हम इसके जो कर्व सरफेस पर चलेंगे या कर्व सरफेस को पूरा हम इवेल्युएट करेंगे, जितना भी हमने चला या जितना भी काम किया उस कर्व सरफेस पर, अगर हम इस कर्व सरफेस को हटा दें, इन केस मान के चलो कि भाई मैंने बोला कि कर्व सरफेस को हटा दो, तो स्टोक ने कहा कि यहां पर आप एक फ्लैट सरफेस रख दो, एक फ्लैट सरफेस इस तरह से, है ना। एक ऊपर से अपने एक कढ़ाई के ऊपर आपने एक फ्लैट थाली से रख दी ना, प्लेट रख दी। तो अब आप ये देखोगे कि सर यहां पर हम जो इसकी बाउंड्री पर चलेंगे,
जो उसकी बाउंड्री पर हम चलेंगे, ये चलना और कर्व सरफेस पे चलना दोनों सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये स्टोक्स की स्टेटमेंट का मतलब है कि आप जो भी काम ऊपर से रखी हुई कर्व सरफेस पे करते हो, आप एक इसकी बाउंड्री लाइन पर चलोगे, जो इसकी एक कर्व वाली लाइन है, जो सर्कल वाली लाइन है ना, फ्लैट, उसके किनारे किनारे पर, उसका रिजल्ट और कर्व सरफेस का रिजल्ट दोनों के दोनों सेम होगा। ये इसकी स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। इसलिए हम स्टोक्स थ्योरम को लाइन इंटीग्रल में ना करके हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है ना, हम इसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस रखकर, तो आप उसके किनारे किनारे पे चलोगे, लाइन इंटीग्रल करोगे, लॉन्ग पड़ेगा, तो डायरेक्ट एक फ्लैट सरफेस रख के कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी इजी। चलो करें कैलकुलेट, तो हम ये करते हैं, हमें पहले सबसे पहले डेल क्रॉस ए निकालना है। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर कितना होगा आप बता दो। इसका डिटर्मिनेंट करेंगे हम आई कैप, जे कैप और के कैप। ओके ना। अच्छा, उसके बाद डेल की वैल्यू है हमारे पास, वो क्या आएगी, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, राइट ना। नेक्स्ट, सबसे पहले आई का कितना हमारे पार्ट दिया हुआ, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। नेक्स्ट कितना है, -2yz², -2yz²। अच्छा, k का कितना है, -2y²z है, तो ये हमें कर्ल निकालना है। हाँ, सॉल्व करते हैं भाई। देखो i के लिए अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो इस पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो कितना आएगा, 2 2 4y, है ना, 4y आ जाएगा, z 4yz आ जाएगा। यहां पर हमने ठीक लिखा है ना, ठीक है, 4yz। और जब इसको इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो यहां कितना आएगा, एक क्वेश्चन अपने को चेक करना पड़ेगा, ये 2y² है, 2yz² है। आई थिंक ये 2yz² होना चाहिए। क्वेश्चन को मैं एक बार चेक करके फिर आपको बताता हूं मैं, ठीक है ना, एक सेकंड। एनीवे, देखो क्वेश्चन मिल नहीं रहा, बट चलो अगर ये मान के चलो कि इसी तरह से होता तो कैसे करेंगे। आई को निकालना जाएंगे, इसके साथ इसकी हम डेरिवेटिव करेंगे, तो y को करेंगे, बाकी 2z एज अ कांस्टेंट, तो आ जाएगा 2 2 4yz। ओके ना, माइनस, अब हम इसको निकालने जाएंगे, तो इसको इससे करेंगे, हाँ, तो ये भी आ जाएगा 2 2 4yz, राइट, क्योंकि इसके लिए 2y कांस्टेंट रहेगा, z स्क्वायर का करेंगे 2 2 4z आ जाएगा, राइट, माइनस जे कैप। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना। जे के लिए करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कोई x नहीं है, वो 0 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कोई z नहीं है, z के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। प्लस में के कैप, के लिए करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई 0, यहां कुछ भी नहीं है, माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात दिख रहा है कि ये तो 0 हो जाएगा पोर्शन, लेकिन y का डेरिवेटिव y के साथ -1 आ जाएगा। ओके, हाँ, ये कितना आया, पूरा 0, वो कितना आया, पूरा 0, कितना बचा, केवल के कैप। तो क्या आपको डेल क्रॉस ए मिला, बिल्कुल। हमारे पास क्या कन्वर्जन था, हमें स्टोक्स थ्योरम के थ्रू ये पार्ट इवेल्युएट करना था, है कि नहीं। चलो, हमने अगर डेल क्रॉस ए निकाल लिया, अब हम सरफेस एरिया वेक्टर निकालते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमने बात करी थी उसी कढ़ाई की, राइट ना, जो इस तरह से थी। हमने इसको कैसे समझा, इसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस रख के, कर्व ना निकालने के बजाय हम इसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस रख देंगे। अब एक फ्लैट सरफेस के लिए तो इवैल्यूएट कर रहे हैं ना ये, अब फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर कहां आता है, तो आंसर है उसके परपेंडिकुलर। ये कौन सा प्लेन है, देखो जरा ध्यान से, x² + y² + z²। हमने इसको xy प्लेन के लिए कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया हमने बोला z वाले पोर्शन की हमें नीड नहीं है, स्टोक्स भाई साहब ने हमें अलाउ किया है कि आप स्टोक्स थ्योरम का अगर यूज करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट फ्लैट सरफेस के लिए यूज कर सकते हो, और एक पोर्शन को आप रिमूव कर सकते हो 3D में, क्योंकि भाई जब आप इसके ऊपर एक कर्व सरफेस रखोगे तो वो 3D में आएगी। जो काम कर्व सरफेस रख के हो रहा है वो फ्लैट सरफेस रख के भी हो रहा है, तो z वाले को हटा के केवल हमने xy प्लेन लिया, तो इस इक्वेशन में हम z को 0 कर सकते हैं। ओके ना, हाँ, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, x² + y² = 16, एक फ्लैट सरफेस। तो हमारे पास जो इसका एरिया वेक्टर रहेगा, इट विल पॉइंट आउटवर्ड इन द k डायरेक्शन, तो ds भी कितना आ जाएगा, ये भी k कैप आ जाएगा। जब इसमें वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, चलो मैं यहां रख देता हूं वैल्यू। डेल क्रॉस k कितना आया, आपने कहा सर k कैप आया, उसका एरिया वेक्टर कहां है, वो भी सेम डायरेक्शन में ना, ये रहा एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन k कैप की और ये एरिया, तो ये k डॉट k तो 1 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, केवल
उसका सरफेस एरिया। मुझे एक बात बता दो कि सरफेस एरिया हम जो निकाल रहे हैं वो कौन सा दिखेगा आपको? एक फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर रखी गई है ना? वो फ्लैट सरफेस कैसी है भाई? एक सर्कल के तौर पे है, इसके ऊपर रखेंगे तो, क्योंकि हम इसके ऊपर रखेंगे तो फ्लैट ही बनेगी। और सर्कल का एरिया कितना है हमारे पास दिया हुआ है, वो है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। अब इस सर्कल की इक्वेशन से बता दो ये क्या वैल्यू होती है? आर स्क्वायर होती है, आर निकालो है ना 16, तो इसको हम डायरेक्ट रखते हैं 16 पाई, जो भी इसका यूनिट्स वगैरह आएगा। तो ये आ जाएगा इसका हमारे पास लाइन इंटीग्रल जो हमने कैलकुलेट किया स्टोक्स थ्योरम से। तो स्टोक्स थ्योरम क्या करती है? ये अलाउ करती है हमें कि चीजों को हम लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ना? कैसे करते हैं? आपने कुछ एनालॉजी बैठाई होगी, समझी होगी। अभी इसका एक और पोर्शन देखते हैं, फिर मजा आएगा। ओके, देखो ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वो क्या कहती है प्रैक्टिकली? देखो यहां पर हमारे पास इसको सरफेस इंटीग्रल ना करके जो हमें दिया हुआ है इस तरह से डाटा, हम इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? देखो एक एनालॉजी देखना जरा। जब लाइन इंटीग्रल था हमारे पास, एक फ्लैट एक कर्व के अलाउंग ना जो इस तरह से जा रही थी, उसके लिए लाइन इंटीग्रल था, तो हमने इसको सरफेस में कन्वर्ट किया था हमने कन्वर्ट, बिल्कुल इस तरह से लाइन इंटीग्रल था, उसको हमने कन्वर्ट किया एक सरफेस के लिए। कैसे किया था हमने? इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके, वो ए हो चाहे वो कुछ भी हो, राइट, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करके। डॉट में था ये डीएस, डॉट में डीएस वेक्टर। अब यहां पर गॉस डाइवर्जेंस हमें मैथमेटिकली अलाउ करता है कि आप ना सरफेस में ना करके इसको डायरेक्ट वॉल्यूम में कर लो। ये हमने कर्ल किया था, वहां डाइवर्जेंस करना है। डाइवर्जेंस करो, कितना आएगा? डेल डॉट वी, इसका डाइवर्जेंस करेंगे जो हमें यहां क्वांटिटी दी है, और यहां सरफेस एरिया लिखा था, वहां वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम स्केलर होता है, ठीक है ना, वेक्टर नहीं होता, इसलिए हमें वेक्टर नहीं लिखना है भाई, यहां स्केलर करना है। अब इसका थोड़ा सा फिजिकल इंट्यूशन समझो। इन केस मान के चलो कि आपके पास एक स्पॉन्ज है, उसको अपने पानी में डुबाया, जो जिसे बर्तन धोते हैं, पानी में डुबाया तो उसको हमने निकाल दिया। अब एक बात बताओ, स्पॉन्ज में से थोड़ा थोड़ा पानी सरफेस से बाहर निकलेगा, है ना? देखो स्पॉन्ज रहेगा, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी यहां से सरफेस से बाहर निकलेगा हर जगह से। तो हम अगर ये पता लगाना चाहें कि कितना पानी बाहर आ रहा है, तो हम एक एक करके सभी एरिया में से हम पानी कितना बाहर आ रहा है उसको हम इंटीग्रेट करके ऐड करेंगे। इट विल बी लॉन्ग प्रोसेस कि पूरा निकालना पड़ेगा हमें, और वहां बैठना पड़ेगा कि कब तक पानी बाहर आ रहा है, कितना पानी बाहर आ रहा है। फाइनली अपने को निकालना पड़ता है कि कितना पानी बाहर आ रहा है। ये ना करने की बजाय नेट फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन बताता है? डाइवर्जेंस। तो हम इसके लिए ये प्रिंसिपल हम दिमाग लगाते हैं कि देखो भाई, जो भी स्पॉन्ज है, ठीक है ना, उसमें छोटे छोटे एक मान लो पाइप की तरह लगा हुआ है। वो जितना पानी उसमें उसके पाइप में भरा हुआ है ना, उसके पाइप में जितना पानी भरा हुआ है उतना ही तो बाहर आएगा। तो क्यों ना हम उसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर लो पूरा। तो वही तो हम कर रहे हैं डायरेक्ट। तो जितना पानी उसके अंदर है उतना पानी बाहर आएगा, ठीक है। इसलिए डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लो, वो ज्यादा ईजी है, इसलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो चलो अब डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें क्या? फिर वहां वैल्यू रख देंगे। चलो बताओ कि डाइवर्जेंस कितना आएगा? हाँ डाइवर्जेंस बताओ, तो वो आएगा सर डेल बाय डेल एक्स, एक्स साइन स्क्वायर वाई, एक्स साइन स्क्वायर वाई। आई नहीं रखेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई का आई, जे का जे, के से के का, है ना। हाँ, प्लस डेल बाय डेल वाई, और जे के लिए करेंगे तो अच्छा एक और है यहां पर हमारे लिए, इसमें आगे है जेड कॉस स्क्वायर वाई। अच्छा आई का आई से करना है, सॉरी, आई का आई से, ये वाला हमने रख दिया। अब जे के लिए करेंगे, सो इट विल बी डेल बाय डेल वाई। जे के लिए करेंगे तो 10x जेड आ जाएगा, वाई के लिए ना 10x जेड आ जाएगा। अब के लिए करेंगे, के लिए कितना आएगा? डेल बाय डेल जेड, जेड कॉस स्क्वायर वाई, जेड कॉस स्क्वायर वाई। फाइन। अब इसको इंटीग्रेट करके मुझे फटाफट बता दो कितना आंसर आने वाला है। तो आप बोलेंगे सर देखिए x के साथ है तो ये कांस्टेंट है, ये साइन स्क्वायर वाई, और dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो क्या यहां साइन स्क्वायर वाई नहीं आएगा? पहला बिल्कुल आएगा। यहां कोई y दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। z के साथ करो तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट dz बाय dz 1 आएगा।
तो जो कांस्टेंट है वो क्या बचेगा, cos स्क्वायर y, और इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको हमें इसमें कोई ऐसी हाई मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं इसको। वहां पर वैल्यू रख दोगे तो कितना आ रहा है भाई बता दो, ये बन जाएगा 1। ओके, वॉल्यूम बता दो कितना आएगा टोटल। ये क्या है, एक स्फीयर के लिए जिसकी रेडियस 2 है ना, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, आप बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। चलो इसको इवेल्युएट कर ले फिर, हाँ जी कर लेते हैं। मैं इस पोर्शन को यहां से थोड़ा साइड में कर देता हूं, है ना। आगे चले अब, है ना, आगे पढ़ते हैं ध्यान से। ओके, हम इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो छोटे छोटे वॉल्यूम को ऐड करेंगे, वो बन जाएगा टोटल वॉल्यूम। और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बोलो यहाँ पर रेडियस कितनी है, 2 यूनिट्स है। इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 8 आ जाएगा। तो क्या इसका वॉल्यूम 32/3 यूनिट्स नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल जो हमें कैलकुलेट करना था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके। फाइन। अच्छा, अब इसके रिगार्डिंग ना हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। देखिए हमने स्टोक्स थ्योरम करी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी समझी कि क्यों अप्लाई करना है, कैसे हेल्प करती है इजी करने में। अभी कोई डाउट हो तो बताओ। फॉर्मूला मैराथन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उसको जाके देख लेना, आज अपलोड हो जाएगी, राइट। हमारी टीम को काम पे लगा दिया गया है उसके लिए, क्योंकि आज हमें जितना पढ़ना था वो हमारा हो चुका है। अभी जो PYQs के और क्वेश्चंस हैं उसको मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, लेकिन आप पहले इन पर ट्राई करो और आप भी और अदर PYQ भी ट्राई करो, ठीक है।